हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 4 और 5 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज आपके लिए है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सजेस्टेड सेलिब्रेटिंग भारतीय भाषा दिवस ऑन December 11। तो देखिए यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने एक सजेशन दिया है कि हम लोग हर साल 11 दिसंबर को क्या मनाएंगे, भारतीय भाषा दिवस, ये रूप में हम उसको मनाएंगे। और ये हम लोग 11 दिसंबर को हमने क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि इसी दिन एक फेमस पोएट जिनका नाम है सुब्रमण्य भारती, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है। भारती जो है ये एक मॉडर्न तमिल पोएट्री लिखते थे और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स जो है पेट्रियोटिज्म और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर लिखे हैं। मतलब ये एक फ्रीडम फाइटर के जैसे भी काम करते थे, इनडायरेक्टली जो है लोगों को इंस्पायर करते थे जो है पेट्रियोटिज्म के लिए। और इस वजह से उनको जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या मनाने वाले हैं 11 दिसंबर को हर साल भारतीय भाषा दिवस। और इसका मेन मोटो ये है कि हम लोग जो है लिंग्विस्टिक हार्मनी प्रोवाइड करें और इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ऐसा एक क्षेत्र बनाएं जहां पर आपको क्या मिले, फेवरेबल कंडीशंस मिले। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेजेस को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, फेवरेबल आप उसको कंसीडर करते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान की जो लैंग्वेजेस है उसकी जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको भी प्रेफर करना चाहिए। इसको जो है आपको फोकस करते हुए भारतीय भाषा दिवस मनाना है। इसी के साथ साथ एक और फैक्ट आप यहां पे याद रखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में हिंदी को प्रमोट करने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। और उसी तरह हम जो है क्या सोच रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 22 लैंग्वेजेस जो है वो शेड्यूल्ड में दी हुई है और वो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के लिए हम लोग 22 भाषा केंद्र बनाना चाहते हैं और ये जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंडियन लैंग्वेजेस और भारतीय भाषा दिवस के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो है हेडक्वार्टर्स कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन डीपी सिंह है और फाउंडेशन ईयर क्या है 1956। फाउंडेशन ईयर अगर आपको नहीं भी याद है बट आपको हेडक्वार्टर्स और जो अभी रिसेंट उसके चेयरपर्सन चल रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई न्यू अपॉइंटमेंट होता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर रिजिग्नेशन भी, ठीक है। अगर ये चेंज हो जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा बन जाएंगे। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है आपके लिए कि इंडिया एंड कैलिफोर्निया एग्री टू कोलैबोरेट ऑन जीरो एमिशन व्हीकल, जिसको आप कहते हैं ZEV, ठीक है, जीरो एमिशन व्हीकल। तो इंडिया जो है कैलिफोर्निया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है किस चीज पर, जीरो एमिशन व्हीकल पर, कि जो ऐसी व्हीकल्स जो क्या करें जीरो एमिशन यानी वो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करते। जहां पर बात किस चीज की हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है जो पेट्रोल से डीजल से नहीं चलती और जिस वजह से क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता और इस वजह से जो है एनवायरनमेंट आपका बहुत सही रहता है, ज्यादा पोल्यूट नहीं होता। और हमने जो है ये इसलिए लिया है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और क्लाइमेट में जो आगे चल के रिस्क आएंगे जो हम लोग फ्यूचर जो है प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, उस वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल को या फिर जीरो एमिशन व्हीकल्स को क्या देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा ओवर पेट्रोल व्हीकल्स। और कैलिफोर्निया के साथ हमने इसलिए टाइप किया है क्योंकि अभी कैलिफोर्निया रिसेंटली क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस जीरो एमिशन व्हीकल पॉलिसी बनाने वाला। तो ऐसी कौन सी जो है स्टेट है, देखिए कैलिफोर्निया जो है ये यूएसए का स्टेट है, ठीक है, खुद में कंट्री नहीं है ये, ठीक है। और जो ये इंडिया जो है और इन्होंने जो है कोलैबोरेशन किया है उसमें इन्होंने सोचा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 100% जो है हमारा ZEV का मैंडेट कहां तक हो जाए, 2035 तक के, मतलब 2035 तक के हम लोग 100% व्हीकल्स को क्या कर दे, जीरो एमिशन व्हीकल कर दे। एक चीज आप यहां पे याद रखेंगे कि कैलिफोर्निया का कैपिटल क्या है, साक्रामेंटो। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर इस न्यूज से रिलेटेड नहीं है बट इंडिया से रिलेटेड है क्योंकि वो क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहा है कि 2023 में 2 ऐसी इवेंट्स होने वाले हैं जिसको इंडिया एज अ होस्ट करेगा। पहला है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और दूसरा है G20 इवेंट्स। तो ये जो है अगले साल इंडिया होस्ट करेगा और इस बार जो है इंडिया इसका G20 का प्रेसिडेंसी भी जो है पोस्ट होस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो 1.5 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस कर गया है अक्टूबर 2022 में और इसीलिए अक्टूबर 2022 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो है सबको बताती है कि हम लोग ने कितना
इस बार जीएसटी कलेक्ट किया है, क्योंकि क्या रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को भी पता रहे कि कितना जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, उसका यूज कहां हो रहा है, क्या क्या किससे कितना आ रहा है, ये सारी चीजें यहां पर लोगों को तक पहुंचाती कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और उन्होंने कहा है हम लोग ने 1,51,718 करोड़ जो है कब कमाए हैं, अक्टूबर, और ये सेकंड हाईएस्ट है मंथली कलेक्शन जब से जीएसटी बना है। इस साल का नहीं कह रहे हैं, हमेशा का, फॉर एवर की बात चल रही है कि ये सेकंड हाईएस्ट रहा है। तो सेकंड हाईएस्ट अगर है तो हाईएस्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी साल अप्रैल 2022 में हमने हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देखा था। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि पिछले 8 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.4 लाख करोड़ को जो है आसपास हर महीने क्रॉस कर रहे हैं। 1.4 लाख करोड़ का जो एक पॉइंट है उसको हम हर महीने क्रॉस करे जा रहे हैं पिछले 8 महीने से, तो ये एक जो है रिकॉर्ड है। उसके बाद ई वे बिल जो है वो हमने 8.3 करोड़ का जो है प्रोड्यूस करा है सितंबर 2022 में, जो कि अगस्त में 7.7 करोड़ के आसपास था। और अगर आप देखेंगे अक्टूबर का जब डेटा आएगा तो मेरे ख्याल से ये 9 के आसपास चले जाएगा। और यहां पर इन्होंने ब्रेकअप भी दिया है कि हमने 1.51 जो ट्रिलियन किया है उसमें से सीजीएसटी जो है वो 26 करोड़ के आसपास है, 26,000 करोड़ के आसपास। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो है वो आपका 33 या 34,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आप याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। आईजीएसटी जो है वो 82 करोड़ के 82,000 करोड़ के आसपास है, और सेस जो है वो है 10,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जीएसटी। और जीएसटी को रेगुलेट कौन करता है, जीएसटी काउंसिल, जिसकी बार बार मीटिंग्स होती रहती है, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, निर्मला सीतारमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पर चलते हैं। द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन इन टाटा स्टील जमशेदपुर। टाटा स्टील जमशेदपुर को क्या मिला है, रिस्पॉन्सिबल स्टील का एक सर्टिफिकेट। रिस्पॉन्सिबल स्टील का मतलब होता है कि स्टील आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बट आप सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए, साइंटिफिकली आप जो उसको बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबली आप जो है स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप जो है आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल स्टील का सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो इंडिया में पहली बार हो रहा है। फर्स्ट कंपनी कौन बनी है, टाटा स्टील, जो कि जमशेदपुर झारखंड में है। इनको क्या मिला है, इनकी 3 साइट को मिला है रिस्पॉन्सिबल सर्टिफिकेट। वो 3 साइट है स्टील वर्क्स की एक साइट, ट्यूब्स डिवीजन और कोल्ड रोलिंग मिल्स। तो ये तीनों को क्या मिला है, रिस्पॉन्सिबल स्टील। और इन्होंने बोला है कि साथ साथ ये लोग बहुत सारी बढ़िया चीजों के लिए काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट। एक बार बस देख लीजिए कि ये लोग बढ़िया वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस का एनवायरमेंट रख रहे हैं, लेबर राइट्स वगैरह को ये लोग बराबर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेबर्स को बढ़िया तरीके से पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके काम करते हैं, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखते हैं। इस वजह से ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टील है। कौन है, टाटा स्टील्स। और टाटा स्टील्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 1907 में ये जो है बनी है, जमशेदपुर में इसको बनाया गया था, झारखंड में जमशेदपुर है। और पीवी नरेंद्रन जो है वो अभी के रिसेंट इनके क्या है, सीईओ। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर बीओआई आप जिसको कहते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। ये एक एफडी स्कीम है जिसका नाम है सुपर 777 स्कीम। सुपर 77 स्कीम का मतलब होता है 777 डेज के लिए ये स्कीम बनाई गई है, जो कि एक एफडी स्कीम है जो नॉर्मल एफडी स्कीम से क्या होगी, ज्यादा इंटरेस्ट फेच करेगी और ज्यादा उसमें आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए एक नई स्कीम है जिसका नाम है स्टार सुपर 777 एफडी। तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि कौन से बैंक ने ये चालू किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसका रेट जो रखा गया है वो रखा है 7.25% नॉर्मल लोगों के लिए और 7.75% सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको ज्यादा पैसा देने के लिए। उसके बाद इन्होंने अपने और भी रेट्स को रिवाइज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना जो है, इनकी पुरानी जो एक स्कीम थी 555 दिन की, 555 डेज की, उसको क्या किया है, उसका इंटरेस्ट बढ़ा के 6.30% कर दिया है। और साथ साथ इन्होंने बड़ौदा एडवांटेज फिक्स डिपॉजिट जो है उसको भी जो है उसके रेट भी रिवाइज किए हैं। साथ साथ एक चीज आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज से रिलेटेड नहीं है बट वैसा ही है कि डिजिटल फर्स्ट जो डिजिटल इंडिया का बैंक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने क्या किया है, एक नया एफडी स्कीम लेकर आई है, शगुन 366 मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। ये डेज का है, शगुन 366। तो आपको सीधा सीधा पूछेगा शगुन 366 का है, तो आप लिखेंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। और इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 7.80%। मतलब ये सुपर 7 से भी जो है 777 से भी क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट,
बैंक ऑफ इंडिया से आप याद रख सकते हैं कि 1906 में ये बना है। 1907 में आज हमने देखा है कि जमशेदपुर में क्या बना है, टाटा स्टील्स बना है। वैसे ही इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई में, उनके कहां है, जमशेदपुर में है। एमडी सीईओ है यहां पर है अतानु कुमार दास, और टैगलाइन क्या है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट एंड यूटी। देखिए परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स या फिर पीजीआई जो होता है, ये स्टेट और यूटी का निकलता है कि पूरे देश में ऐसे जितने भी स्टेट और यूटी है उनका स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसको हम लोग रिव्यू करना चाहते हैं। स्कूल के बारे में बात हो रही है तो इसको रिलीज ऑफ कोर्स कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इनका मेन गोल है कि हम लोग देखेंगे कि जो स्कूल है उनकी पॉलिसीज क्या है, वो लोग स्कूल में बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कुछ प्रोग्राम में कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम लोग ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट्स को सही से फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सारी चीज जो है वो करेगी। और जो इसमें रैंक 1 पे आएगा इसका मतलब है वहां की स्कूल जो है उनको बढ़िया तरीके से चीजें मिल रही है। तो लेवल 1 तो किसी ने अचीव नहीं किया है, बट लेवल 2 पर 7 स्टेट इस बार अचीव कर चुके हैं, जिनका नाम है केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। मतलब ये सबसे ऊपर वाले 7 स्टेट्स है। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि न्यूएस्ट एंट्री, अभी रिसेंटली न्यूएस्ट एंट्री, मतलब इसमें पिछले बार जो रिपोर्ट बनी थी उसमें ये नहीं थे 19-20 में, अब जो है इसमें आ गए हैं ये कौन, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यानी इन्होंने क्या किया है, डेब्यू किया है अपना इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, न्यूज इन शॉर्ट या फिर वन लाइनर, जो मैं आपको कहता हूं कि आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता हूं। इसमें जो है छोटे टाइम में आपकी ज्यादा न्यूज कवर हो जाएगी। तो वैसे ही कॉलिंस डिक्शनरी जो है, इन्होंने परमा क्राइसिस को अपना क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। परमा क्राइसिस का मतलब है कि क्राइसिस के टाइम पे लोगों को कितनी तकलीफें हुई है, मतलब 2022 का साल इतना बुरा रहा है लोगों के लिए कि उनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी है, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। तो उसको कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बोला है। उसके कंपटीशन में कीव था, कीव जो है वो यूक्रेन में है और ये बहुत न्यूज में चल रहा था, तो ये उसके कंपटीशन में था, बट उन्होंने फिर भी किसको चुना है, परमा क्राइसिस को चुना है। नेक्स्ट, कर्नाटका रत्न अवार्ड। कर्नाटका रत्न अवार्ड जो है ये कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ कोर्स देती है ना। इस बार ये जो प्रोवाइड किया है, ये किसने प्रोवाइड किया है, सुधा मूर्ति ने प्रोवाइड किया है। किसको प्रोवाइड किया है, लेट एक्टर पुनीत राजकुमार, जिनकी कुछ महीनों पहले क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, और ये एक सुपरस्टार, कन्नड़ा सुपरस्टार है। ठीक है, तो उनको जो है इस बार क्या मिला है, कर्नाटका रत्न अवार्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग जो है गगनयान प्रोग्राम हम लोग भेजने वाले हैं, और गगनयान में जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन होगा उसका हमने क्वालिफिकेशन टेस्ट जो है इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है, जिसको 720 सेकंड लगे थे। तो याद रखेंगे कितना सेकंड लगा है, 720 सेकंड का हमने टेस्ट किया है और सक्सेसफुली क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरा हो चुका है। गगनयान का जो क्रायोजेनिक इंजन है वो बढ़िया तरीके से बनके रेडी है। और ये कहां से किया गया है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स या फिर आईपीआरसी जहां कहते हैं आप लोग, महेंद्रगिरी तमिलनाडु से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, मतलब टेस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेक जायंट गूगल ने क्या किया है, ऑल्टर को एक्वायर किया है, जो कि एक एआई बेस्ड स्टार्टअप है। किस चीज का, अवतार का। ठीक है, जैसे कि जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, इंस्टाग्राम वगैरह और भी स्नैपचैट वगैरह, वहां पर आप लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो प्रोफाइल है उस पर आपके अवतार बनते हैं, अलग अलग आपके अवतार दिखते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनते हैं। तो उनका जो एक कंपनी का नाम है ऑल्टर, उसको क्या किया है गूगल ने जो है बाय कर लिया है, क्योंकि जो है अब अवतार जो है बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अवतार तो और भी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। तो गूगल जो है उसको एक्वायर करके उसको चलाना चाहता है। तो याद रखिएगा कि किसने अल्टर को किया है एक्वायर, तो आंसर होगा गूगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर बीपीसीएल जिसको कहा जाता है, उनके नए एडिशनल सीएमडी कौन बने हैं, मतलब एडिशनल चार्ज उनको मिल गया है, वो बने हैं वत्स रामाकृष्णा गुप्ता। वत्स रामाकृष्णा गुप्ता, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। बीपीसीएल के नए क्या बने हैं, एडिशनल जो है सीएमडी। उसके बाद सेबी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बीएसई के साथ मिलकर क्या करने वाला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने वाला है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाला है जो क्या करता है, आपको साइबर अटैक्स के खिलाफ जो है प्रोटेक्शन देता है। और साइबर अटैक को जो है पहले से ही आप थोड़ा सा उसके लिए सतर्क रह सकते हैं। उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन है आपके पास, ये जो है इसके लिए इंडिया में पहली बार क्या बनाने वाले हैं, कुछ सिस्टम बनने वाला है। कौन बनाएगा, सेबी के साथ कौन कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई।
और साथ साथ एक चीज ध्यान रखेंगे, सेंटर ने कहा है कि फर्टिलाइजर के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इसी वजह से फार्मर जो है उसको बाय करने में जो है हिचकिचा रहे हैं और इस वजह से जो है हमारी एग्रीकल्चर कम हो जाएगी। अगर आप फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो थोड़ा कम करेंगे तो जो है कीड़े लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर उस तरीके की ग्रोथ नहीं होगी जिस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर कम होगा तो पैसा कम आएगा, तो वो पूरा एक राउंड जो है आपका बिगड़ जाएगा। इस वजह से हमको फर्टिलाइजर की सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो हर साल जो हम लोग सब्सिडी देते हैं, अब क्या कर रहे हैं, हमने जितना डिसाइड किया था उससे हम लोग डबल कर दे रहे हैं, सब्सिडी सीधा इंटू 2 हो जा रही है। और अब सब्सिडी कितने मिलेगी, ₹2.15 ट्रिलियन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में मिलेगी फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फार्मर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।